हेलो दोस्तों, आज हम प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हल करेंगे। सभी प्रोजेक्ट कार्य हल करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम प्रोजेक्ट कार्य 1 को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 है जो इसमें हमें 2 आकृति दी गई हैं। एक मछली की है और एक गणेश जी की है। तो ये आकृति है जो पत्तों की सहायता से बनाई गई हैं। हमें प्रोजेक्ट कार्य 1 में भी हमें ऐसी ही आकृतियों को बनाना है। बनाने की हमें कोशिश करेंगे कि और हम कौन कौन आकृति पत्तों की सहायता से बना सकते हैं। फिर हम प्रोजेक्ट कार्य 1 को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 का पहला प्रश्न क्या है? आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखिए। हमने जो अभी आकृति बनाई थी उनके नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे आपने कौन कौन आकृति बनाई उनके नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा गणेश, मछली, खरगोश आदि की आकृति हमने बनाई है। फिर हम दूसरे प्रश्न को करेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है? इन आकृति बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियां का उपयोग किया है, उन पौधों के नाम लिखिए। इसमें हमने जो आकृति बनाई है उनमें बताना है कि कौन कौन से पौधों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे हमने पौधों का उपयोग किया पीपल के पेड़ की पत्ती और बरगद के पेड़ की पत्ती। हमने 2 पेड़ों की पत्तियों का उपयोग किया, पीपल और बरगद। ऐसा हम लिखेंगे। आपने जिस जिस पत्तियों का उपयोग किया वह यहाँ पर लिखना है। फिर तीसरे प्रश्न में क्या है? तीसरे प्रश्न में लिखा है पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, खोजो और लिखें। इसमें हमें पेड़ों को बताना है कि पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, पेड़ों के कारण वातावरण स्वच्छ रहता है, पेड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ वर्षा करने में सहायक होते हैं। ऐसे 3 कारण हमें यहाँ पर लिखना है। फिर हम आगे के प्रश्न को करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। अब हमें कुछ जानकारी को यहाँ पर भरना है। जैसे पहली वाली बॉक्स में लिखेंगे औषधि में उपयोग आने वाले पौधे, फिर लिखेंगे छायादार पौधे, फिर लिखना है जंगली पौधे, फिर लिखेंगे सजावट वाले पौधे। इस तरह से हमें सारणी को भरेंगे। तो हम नंबर 1 पर लिखेंगे औषधि में उपयोग आने वाले पौधे। तो औषधि में कौन से पौधे हैं जो उपयोग में आने वाले थे? जैसे तुलसी। तुलसी है जो औषधि में उपयोग आने वाला पौधा है। तो फिर लिखेंगे छायादार पौधे। छायादार पौधे हैं जो कौन से? छायादार पौधे में लिखेंगे नीम। फिर जंगली पौधे कौन सा है? शंकु वृक्ष है। शंकु वृक्ष है जंगली पौधे में लिखेंगे। फिर सजावट वाले पौधे में लिखना है एलोवेरा। एलोवेरा सजावट वाले पौधे। इस तरह से हम सारणी को भरेंगे। फिर दूसरे नंबर हम लिखेंगे औषधि में पौधे मेथी। मेथी है जो औषधि वाला पौधा है, तो मेथी लिखेंगे। फिर छायादार पौधे में लिखेंगे शिरीष। फिर जंगली पौधे में बांस और सजावट वाले पौधे में लिखना है मनी प्लांट। मनी प्लांट सजावट वाले पौधे में। फिर तीसरे नंबर पर औषधि में कौन सा आता है पौधा? औषधि में पुदीना। पुदीना लिखेंगे। फिर छायादार पौधे में पीपल, फिर जंगली पौधे में बेंत और सजावट वाले पौधे में गुलाब। गुलाब सजावट वाले पौधे में लिखेंगे। इस तरह से हम सारणी को भरेंगे। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे औषधि में सौंफ, छायादार पौधे में बरगद, जंगली पौधे में लिखना है शीशम और सजावट वाले पौधे में लिखेंगे अम्ब्रेला पाम। फिर लिखेंगे 5वें नंबर पर धनिया। छायादार पौधे में लिखेंगे कदम, जंगली पौधे में लिखेंगे चंदन और सजावट वाले पौधे में हो जाएगा कोसिया। इस तरह से हम कुछ पौधों के नाम लिखेंगे इस सारणी में। फिर हम प्रश्न 5वें को करते हैं। उसमें लिखा उसने, इसने, वह, जो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या दी है? सर्वनाम की परिभाषा। उसने, इसने, वह, जो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाती हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा है उसे छांटकर लिखिए। आपको यहाँ पर आपने जो गतिविधि भरी है उसमें आपने जिन जिन सर्वनामों का उपयोग किया है उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे हम, यह, इसने, उसने, वह, इस, उस, उसका, उसने जैसा हम सर्वनाम इसमें लिख सकते हैं प्रश्न 5वें के उत्तर में। इस तरह से हमें प्रोजेक्ट कार्य 1 को करना है। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 2 को करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 2 क्या है इसको पढ़ते हैं। लिखा है आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम सामग्री खरीदने में
कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ खाद्य सामग्रियों के नाम दिए गए हैं, उनके मूल्य हमें बाजार में जाकर पता करना है और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर बताना है कि 5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम मात्रा में कितने पैसे लगेंगे। इस तरह से हमें इस प्रोजेक्ट कार्य को करना है। जैसे हम इसमें खाद्य सामग्री के नाम लिखे हैं और हमें खाद्य सामग्री का मूल्य भरेंगे इस सारणी में। तो पहले नंबर पर हमें खाद्य सामग्री के नाम क्या दिया है, गेहूँ। तो हम क्या करेंगे, बाजार में जाकर गेहूँ का मूल्य पता करेंगे। जैसे हमने लिखा गेहूँ का मूल्य है 18 रुपये। खाद्य सामग्री मूल्य प्रति किलोग्राम में लिखना है 8 रुपये, 18 रुपये। तो इसमें पहले बॉक्स में लिखना है 18 रुपये। फिर दूसरे नंबर पर लिखेंगे खाद्य सामग्री का नाम क्या है, चावल। चावल का मूल्य का भाव बाजार में, तो चावल का मूल्य लिखेंगे 60 रुपये। 60 रुपये खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम में, तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर तीसरे नंबर पर खाद्य सामग्री दी है शक्कर, तो हमें शक्कर का मूल्य बताना है। जैसे हमने लिखा 40 रुपये। फिर चौथे नंबर हम नमक का मूल्य बताएंगे, तो नमक का मूल्य कितना है, 10 रुपये। फिर पाँचवें नंबर पर लिखा है तुअर दाल, तो अब हम तुअर दाल का खाद्य सामग्री मूल्य बताएंगे। तुअर दाल कितनी है, 100 रुपया प्रति किलोग्राम। ऐसे हमें सारणी को लिखना है। फिर लिखा है मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। अब हमें बताना है कि जो हमने पिछली सूची भरी है उसी सूची के अनुसार मूल्य हो तो हमें कितने अलग अलग मात्रा दी है उसमें कितने रुपए लगेंगे। जैसे वजन दिया है 250 ग्राम, फिर हम लिखेंगे गेहूँ के लिए कितने रुपए लगेंगे, फिर बताना है चावल के लिए, फिर शक्कर के लिए बताना, नमक के लिए और तुअर दाल के लिए, ऐसा हमें बताना है। जैसे हम सबसे पहले गेहूँ के लिए लिखेंगे, गेहूँ के लिए कितने रुपए लगेंगे। यदि 250 ग्राम मात्रा लेनी हो, यदि 250 ग्राम लेनी हो तो गेहूँ हमने 1 किलो कितने माने थे, 18 रुपये की, 1 किलोग्राम 18 रुपये। तो अब 250 ग्राम के कितने होंगे, 4.5 रुपये, यानी 4.5 रुपये की 250 ग्राम होंगे। इस तरह से हमें बताना है। फिर चावल के लिए रुपये जो लगेंगे, चावल के लिए कितने रुपए लगेंगे 250 ग्राम के लिए, तो हम चावल के लिए बताएंगे। अभी हमने चावल पिछली सूची में 1 किलोग्राम कितने रुपए की माने थे, 60 रुपये की, 1 किलोग्राम 60 रुपये की। तो हमें 250 ग्राम के लिए बताना है, तो 250 ग्राम के लिए कितना होगा, 15 रुपये। 1 किलोग्राम 60 की है तो 250 ग्राम के लिए 15 रुपये लगेंगे। फिर शक्कर के लिए बताना है, शक्कर के लिए 1 किलोग्राम हमने 40 रुपये माना था, तो 250 ग्राम के लिए 10 रुपये लगेंगे। फिर नमक के लिए 1 किलोग्राम 10 रुपये माना था, तो 250 ग्राम के लिए 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपये लगेंगे। फिर तुअर दाल के लिए बताएंगे, तुअर दाल के लिए कितने रुपये लगेंगे, 1 किलोग्राम 100 रुपये का माना था, 100 रुपये में 1 किलोग्राम, तो 250 ग्राम के लिए कितना हो गया, 25 रुपये। 250 ग्राम के लिए 25 रुपये तुअर दाल के लिए लगेंगे। इस तरह से हम अन्य वजन के लिए मान निकालेंगे और यहाँ पर भरेंगे। जैसे अब हमें 500 ग्राम के लिए बताना है, तो हम 500 ग्राम के लिए गेहूँ के लिए बताएंगे कितने रुपए लगेंगे। गेहूँ हमारा का भाव था 18 रुपये, तो अब 18 रुपये है तो 500 ग्राम के लिए का भाव हो जाएगा 9, यानी आधे करना पड़ेगा सीधे 500 ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितनी 1000 ग्राम होती है, तो 500 ग्राम है तो इसके आधा करेंगे तो कितना होगा 9 रुपये। तो 500 ग्राम के लिए लिखेंगे गेहूँ के लिए कितने रुपये लगेंगे, 9 रुपये। फिर हम चावल के लिए बताएंगे, चावल के लिए कितने लगते हैं 500 ग्राम के लिए, चावल था 60 रुपये किलो, तो 500 ग्राम के लिए हो गए 30 रुपये। फिर शक्कर के लिए बताना है, शक्कर के लिए लिखेंगे 20 रुपये। नमक के लिए 5 रुपये क्योंकि 1 किलोग्राम 10 रुपये का। तुअर दाल कितनी थी 1 किलोग्राम 100 की, तो 500 ग्राम के लिए हो जाएगी 50 रुपये। तुअर दाल 500 ग्राम के लिए 50 रुपये। अब हमें 2 किलोग्राम के लिए बताना है, यानी डबल करना है। 2 किलोग्राम के रुपये कैसे बताएंगे, गेहूँ का भाव था 18 रुपये, अब हमें 2 किलोग्राम का पूछा गया है, तो 18 1 किलोग्राम 18 का, तो 2 किलोग्राम कितना होगा, 18 दूनी 36, तो 2 किलोग्राम होगा 36 का। फिर हमें चावल का बताएंगे, चावल का मूल्य का भाव था, चावल 1 किलोग्राम था 60 रुपये का, अब 2 किलोग्राम का बताना है, तो 60 का दुगना कितना होगा 120, तो 2 किलोग्राम के लिए होगा 120 रुपये। फिर शक्कर के लिए बताएंगे, शक्कर हो जाएगी 40 दूनी 80 रुपये। फिर नमक के लिए बताएंगे, तो नमक 1 किलोग्राम 10 का, तो 2 किलोग्राम होगा 20 का। फिर हमें तुअर दाल के लिए बताना है, तुअर दाल 100 रुपये किलो थी, तो 2 किलोग्राम होगी 200 रुपये की। इस तरह से हम सारणी को भरेंगे। फिर हमें 5 किलोग्राम को बताना, अब हम 5 किलोग्राम के लिए बताएंगे,
तो गेहूं के लिए 5 किलोग्राम कितना होगा, 1 किलोग्राम 18 का, तो 5 किलोग्राम कितना हुआ 18, हम 5 का गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, तो यहाँ पर हम 90 रुपये लिखेंगे। 5 किलोग्राम गेहूँ कितने का होगा, 90 रुपये का। फिर चावल के लिए बताएंगे, तो चावल के लिए 5 किलोग्राम कितना होगा, चावल थे 60 रुपये किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम के लिए होगा 300 रुपये। फिर शक्कर के लिए बताएंगे, शक्कर है 40 रुपये किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम के लिए बताएंगे तो हो गए 200 रुपये। फिर नमक के लिए कितने रुपए लगेंगे, 5 किलोग्राम के लिए 50 रुपये। फिर तुअर दाल के निकालेंगे, तो तुअर दाल के लिए होंगे 500 रुपये, क्योंकि 100 रुपये किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम के लिए 500 रुपये। इस तरह से हमें इस सारणी को भरना है। अब हम एक्सरसाइज 3 को करेंगे। एक्सरसाइज 3 है जो, इसमें क्या करना है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ 5 एनिमल्स, ऑब्जेक्ट एंड कलर देम। 5 जानवरों या वस्तुओं के चित्र बनाएं व उनमें रंग भरें। इसमें हमें क्या करना है, कुछ 5 जानवर या 5 वस्तु, या जानवर ले लें या वस्तु, उनके चित्र बनाना है और उनमें रंग भरना है। फिर ऑप्शन बी में लिखा है, राइट देयर नेम्स एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखिए। आप जिसका भी चित्र बनाएंगे उसके बारे में हमें एक वाक्य भी लिखना है। जैसे हमने चित्र बनाए, पहला चित्र है हमारा पतंग का, काइट, पतंग का चित्र है। फिर उसके बारे में हमें एक सेंटेंस लिखना है। तो हमने पतंग का चित्र बनाया, उसके बारे में हमने लिखा, पतंग बहुत रंग बिरंगी होती है, पतंग बहुत रंग बिरंगी होती है। इस तरह से हमें चित्र बनाने हैं, उनमें रंग भरना है और फिर उनके बारे में एक सेंटेंस लिखना है। पर दूसरा चित्र हमने केला का बनाया, फिर केले के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे, केला खाने से प्रोटीन मिलता है। आप हमसे भी अच्छे चित्र बना सकते हैं, कोई भी 5 जानवर या 5 वस्तुओं के, और लेकिन उन्हीं चित्रों के बारे में आपको एक सेंटेंस भी लिखना है। फिर हमने तीसरा चित्र बनाया है आम का बारे में एक हम वाक्य लिखेंगे, तो आम फलों का राजा कहलाता है। फिर हमें अगला चित्र बनाएंगे। अगले चित्र में हमने बनाया है एक चेयर का, यानी कुर्सी का, तो कुर्सी के बारे में हम एक वाक्य लिखेंगे। तो कुर्सी के बारे में हमने वाक्य बनाया है, मैं कुर्सी पर बैठकर पढ़ती हूँ। फिर हम अगला चित्र बनाएंगे। हमने अगला चित्र बनाया है एक टेबल का, टेबल के बारे में अब हम एक वाक्य को लिखेंगे। जैसे हमने लिखा, मेज पर मेरा पढ़ाई का सामान रखा है, या फिर लिखेंगे टेबल पर मेरा पढ़ाई का सामान रखा है। इस तरह से आप भी अपने अनुसार कोई भी 5 वस्तु या 5 जानवरों में से 5 चित्र बनाने हैं और उनके बारे में एक वाक्य लिखना है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 2 को करेंगे। इसमें क्या लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट बाय फार्मर्स, यानी 8 किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची बनाकर लिखें। इसमें हमें हमें वे अनाज लिखने हैं जो किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं, तो हम उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले नंबर लिखेंगे सोयाबीन है जो किसानों के द्वारा उगाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर लिखना है गेहूँ, तीसरे नंबर पर लिखेंगे मूंग, चौथे नंबर पर चना, 5वें नंबर पर लिखा है अरहर, 6वें नंबर पर आलू, 7वें नंबर पर धान है और 8वें नंबर पर है टमाटर। तो ऐसे अनाज है जो किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं, उनके हमें नाम लिखने थे, तो हमने जी कुछ नाम लिख दिए हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट अवरसेल्फ। अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। इसमें हमें स्वयं के बारे में कोई भी 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे हम इसको करते हैं, जैसे हमने लिखा, मेरा नाम राधा है। फिर लिखेंगे, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ, मुझे विज्ञान पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर लिखेंगे, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करती हूँ। फिर लिखा है, मुझे बड़ा होकर शिक्षिका बनना है। इस तरह से आप भी अपने बारे में 5 वाक्यों को बनाएंगे और फिर यहाँ पर लिखना है। इस तरह से हम प्रोजेक्ट कार्य 3 को करेंगे। फिर हम प्रोजेक्ट कार्य 4 को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 4 क्या है, इसमें हमें बताना है वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए। हमें महामारी जो फैली है कोरोना वायरस कोविड वैक्सीन, तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी को एकत्र करके यहाँ पर लिखना है।
तो प्रोजेक्ट कार्य प्रोजेक्ट कार्य चौथी का पहला प्रश्न क्या है, इस महामारी का क्या नाम है। हमें उस महामारी का नाम बताना है। तो महामारी का नाम क्या है, कोरोना वायरस या कोविड-19। तो इसमें लिखेंगे कोरोना वायरस। फिर हम दूसरे प्रश्न को करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इस महामारी का पहला मामला किस देश में पहचाना गया। तो हमें लिखना है कि जो महामारी फैल गई इसका मामला किस देश में पहचाना गया। तो इसका उत्तर है चीन। चीन में है जो इस देश का चीन में इसका मामला पहचाना गया। फिर लिखेंगे इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए। अब हम महामारी के सामान्य लक्षण को लिखेंगे, जैसे सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, बुखार, सर्दी जुकाम, बोलने या चलने फिरने में असमर्थ। महामारी के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, बुखार, सर्दी जुकाम, बोलने या चलने फिरने में असमर्थ। जी हम लक्षण लिखेंगे। फिर हम चौथे प्रश्न को करेंगे। चौथा प्रश्न है, इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो हमें सावधानियों को लिखना है। तो हम इसमें पहली सावधानी लिखेंगे, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि हमें अपने हाथों को बार बार धोना है। फिर दूसरी सावधानी, मास्क लगाएं। हमें सदैव मास्क लगाना है, क्योंकि कोविड वैक्सीन की सावधानी है कि हमें मास्क लगाना है। फिर तीसरी सावधानी, सैनिटाइजर का उपयोग करें। हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना है। फिर भीड़ वाले स्थानों पर ना जाए। हमें जहाँ भीड़ वाले स्थान है वहाँ तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर 5वें नंबर पर सावधानी है, आँख नाक को बार बार ना छुएं। हमें अपने हाथों से आँख नाक को बार बार नहीं छूना है। फिर सोशल डिस्टेंस का पालन करना। सोशल डिस्टेंस का हमें पालन करना है। इस तरह से हम कुछ सावधानियों को लिखेंगे। फिर हम 5वें नंबर को करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, इस महामारी से बचाव हेतु कौन कौन से उपाय करने चाहिए। हमें इनकी बचाव को लिखना है। तो हम पहला बचाव लिखेंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखें। हमें क्या करना है, 2 गज की दूरी को बनाए रखना है। फिर लिखेंगे मास्क पहने। मास्क को हमें पहनना, जो सावधानी थी वही हमें यहाँ पर लिखना है, मास्क पहने। फिर लिखेंगे तीसरे नंबर, साबुन से हाथ धोएं। साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। फिर पाँचवा उपाय है, भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। फिर लिखेंगे टीका लगवाएं। टीका को हमें लगवाना है। फिर सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये हम उपाय लिखेंगे। हमने जो अभी महामारी से बचाव हेतु जो सावधानी लिखी है वही बचाव हेतु उपाय में लिखेंगे। फिर हम प्रश्न क्रमांक 6वें को करेंगे। 6वां प्रश्न क्या है, यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ, अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है, तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में, मरीज को घर में रखने पर कौन सी सावधानी परिवार के लोगों ने लिखी। तो इसमें हमें लिखना है, मरीज को घर में रखने पर कौन कौन सी सावधानी परिवार के लोगों ने रखी उनको लिखना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहली, मरीज के लिए अलग बाथरूम हो। हमने मरीज के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए। फिर लिखेंगे, मरीजों को अलग कमरे में रखें व उससे दूरी बनाए रखें। मरीज हैं जो उनको एक अलग कमरे में रखना चाहिए और उनसे हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। मरीज व स्वस्थ हैं, मास्क जरूर लगाएं। मरीज को और स्वयं को दोनों को मास्क लगाना है। फिर चौथे नंबर पर है, मरीज के द्वारा किसी भी सामान को हाथ लगाने पर उसे सैनिटाइजर करना है। मरीज के द्वारा कोई भी सामान पर हाथ लगाने पर या उसके संपर्क में आने पर उसे हमें सैनिटाइजर से साफ करना है, सैनिटाइजर करना है। इस तरह से हम प्रोजेक्ट कार्य 4 को करेंगे। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 5 को करते हैं। देखिए, आप सभी लोग प्रोजेक्ट कार्य 5 करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हम प्रोजेक्ट कार्य 5 को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 5 क्या है, इसमें लिखा है पहला प्रश्न, यह संस्कृत का प्रोजेक्ट है। इसमें हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालयस्य चित्रम दृष्ट्वा विद्यालये आवश्यक वस्तूनां नामानि हिंदी संस्कृत भाषायां लिखत। दिए गए विद्यालय के चित्र को देखकर विद्यालय में पाई जाने वाली आवश्यक
वस्तु के नाम हिंदी एवं संस्कृत में लिखिए। हमें आपको इस प्रोजेक्ट कार्य में 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे जो विद्यालय के हैं। उसमें हमें क्या करना है, कुछ आवश्यक वस्तुओं के नाम हमें यहाँ पर नीचे लिखना है, हिंदी में और संस्कृत दोनों में। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे हम वस्तुओं के हिंदी नाम, फिर लिखेंगे वस्तुओं के संस्कृत नाम। जैसे हमें भवन, हिंदी नाम लिखा भवन और संस्कृत नाम लिखना है भवनम। इस तरह से हमें भरेंगे। फिर लिखेंगे हम पुस्तक, हिंदी वाले में पुस्तक और संस्कृत वाले में लिखेंगे पुस्तकम। फिर दूसरे नंबर पर लिखेंगे छात्र और फिर लिखेंगे छात्रः। फिर तीसरे नंबर पर लिखेंगे डस्टर, विद्यालय में क्या होता है डस्टर। फिर इसका संस्कृत नाम क्या है डस्टर का, मार्जिकम, मार्जिकम संस्कृत नाम है डस्टर का। फिर चौथे नंबर है अध्यापक, अध्यापक को संस्कृत में क्या कहते हैं शिक्षकः, तो अध्यापक का संस्कृत नाम लिखेंगे शिक्षकः। फिर 5वें नंबर पर हम लिखेंगे छात्रा, तो छात्रा को संस्कृत में कहते हैं छात्रः। फिर लिखेंगे 6वें नंबर पर कलम, कलम को संस्कृत नाम है लेखनी। फिर 7वें नंबर पर लिखेंगे खेल का मैदान, खेल का मैदान का संस्कृत में क्या कहते हैं क्रीडांगम, क्रीडांगम। फिर लिखेंगे चाक, चाक का संस्कृत नाम है सुधाखंडा, सुधाखंडा। फिर 9वें नंबर पर लिखेंगे हम झोला, झोला का संस्कृत नाम है स्यूता। फिर श्यामपट्ट, श्यामपट्ट का संस्कृत नाम क्या है कृष्ण फलकम, श्यामपट्ट को संस्कृत में क्या कहते हैं कृष्ण फलकम। इस तरह से हमें प्रश्न 1 को करना है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 2 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, चित्रम दृष्ट्वा शरीरस्य अंगानां संस्कृत नामानि हिंदी भाषायां लिखत। दिए गए चित्र को देखकर शरीर के अंगों के संस्कृत शब्दों के नाम हिंदी भाषा में लिखिए। हमें एक चित्र दिया गया है और उसके नाम हमें लिखे गए हैं, संस्कृत में उनके नाम हमें दिए गए हैं, तो उनको हमें हिंदी में लिखना है। जैसे संस्कृत नाम दिया है जानू है, जानू का हिंदी नाम लिखेंगे तो घुटना। फिर लिखा अंगूठा, अंगूठा का हिंदी नाम क्या होता है अंगूठा, तो यहाँ पर हम अंगूठा लिखेंगे। फिर लिखा मणिबंधा, मणिबंधा है तो इसका हिंदी नाम होता है कलाई, मणिबंधा का लिखेंगे कलाई। फिर उदरहा, उदरहा का हिंदी नाम क्या होता है पेट, तो लिखे उदरहा का हिंदी नाम पेट। फिर केसहा, केसहा को लिखेंगे बाल। स्कंधा, स्कंधा किसे कहते हैं कंधा को, स्कंधा कंधा। फिर लिखेंगे कंठा, कंठा किसे कहते हैं कंठ यानी गाल, अरे गला, तो कंठा को लिखेंगे गला। फिर लिखेंगे पादहा, पादहा यानी पैर। फिर कर्णम, कर्णम यानी कान, कर्णम का हिंदी नाम लिखेंगे कान। फिर लिखा ललाटम, ललाटम का माथा, ललाटम यानी माथा। दंतहा, दंता यानी दांत। कपोलहा, कपोला क्या है गाल, कपोला का हिंदी नाम है गाल। नेत्रम, नेत्रम यानी आँख है, आँख लिखेंगे। फिर मणिबंधा, मणिबंधा का लिखना है कलाई, मणिबंधा का क्या है कलाई। फिर ओष्ठा, ओष्ठा यानी ओठ, ओष्ठा का हिंदी नाम लिखेंगे ओठ। इस तरह से हमें प्रोजेक्ट कार्य 5 को करना था। तो हमने इस वीडियो में प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर 5 तक को हल किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।